13 साल बीते, 9 सरकारें बदल चुकी थी, 3 बार इमरजेंसी शासन, और उसके बाद आज भी वो राज्य कई मायनों में एक जंग लड़ता हुआ दिखता है। एक सपना था कि छोटा राज्य झारखंड का बन जाएगा तो यहां पर एक अलग किस्म की हम उन्नति देखेंगे। फिर ऐसी टूटी फूटी सड़कें, ट्रैफिक, सड़क पर इधर से चै पौ रिक्शा, ये सब बंद हो जाएगा। फिरालाल से लेकर ये जो हम देखते हैं यहां तक का रास्ता पूरा फ्लाईओवर तक बड़ा चमक जाएगा और रांची एकदम बदल जाएगा पूरा शहर। मैं भी बचपन में कुछ ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब जब आती हूं तो सपना कुछ हिस्सों में टूटता है, बिखरता है, फिर लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा भी हो रहा है। इसी में आगे का रास्ता कैसे निकलेगा, इसी पर बात करने के लिए अर्जुन मुंडा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अभी तक ऐसा हो रहा है कि जो आ रहा है शुरू में अपनी तरफ से कुछ कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरैक्टिव सेशन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या हुआ जो ये राज्य बढ़ना था आगे, कई मायनों में पीछे ठहर कर रह गया? क्या हुआ ऐसा? माइक सर बगल में। ये बात सही है कि हम ये कह सकते हैं कि जिस रफ्तार से झारखंड को आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि झारखंड में काफ़ी चीज़ें हुई है जो सहायक सिद्ध हुई है झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए। अब यदि एक विषय हम ये कहें कि कहाँ से बढ़ना था और कहाँ तक बढ़ना था, तो इस विषय को जब हम लेंगे तो इसके बहुत सारे गंभीर पहलू सामने आएंगे। और राज्य बनाने के औचित्य को यदि हम देखेंगे तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि यही है। चूँकि यह समय की बाध्यता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबे बातों को नहीं कहूँगा, लेकिन यह देश भी और यह प्रांत भी और देश के सभी प्रांत भी आज भी लोक कल्याणकारी मॉड्यूल पर ही चल रहे हैं। कोई राज्य तेज़ी से आगे बढ़ा, कोई राज्य तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाया। हमारे राज्य में एक जो सबसे बड़ी बात, जो सबने इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व भी दिया और लोगों ने यही समझा कि झारखंड एक संसाधन प्रदेश है, खनिज पदार्थ है और उसी के आधार पर झारखंड आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये बात सही है कि कोई भी संसाधन हमारा सहायक सिद्ध होता है, लेकिन संसाधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वहाँ का मानव संसाधन। और यदि हम इस बात को देखें तो आज देश के अधिकांश हिस्से में, उसमें झारखंड प्रांत भी है, ये बहुत बड़ी कमी रही है। मानव संसाधन को हम सही तरीके से उभार नहीं पाए। देश के जो अर्थव्यवस्था है, देखिए, सीधे तौर से, मोटे तौर से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी माइक्रो लेवल पर अगर हम बात करें तो वो समय भी नहीं है, कि एक जो मोटी बात यह है कि पूरे देश के लिए एक अर्थव्यवस्था तय हुई कि हम इस अर्थव्यवस्था में चलेंगे। जो ये माना गया कि आर्थिक सामाजिक दृष्टि से हमारा अर्थव्यवस्था नियंत्रित होना चाहिए और एक सस्टेनेबल रोजगार के साथ हम जोड़ें। और गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्रमुखता ये तय कर दी कि इसमें हमको कोई प्रॉफिट नहीं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें यदि सरकार के पास आमदनी नहीं होगा तो खर्च करने की क्षमता नहीं होगी। तो एक अर्थव्यवस्था ये रहे। एक अर्थव्यवस्था हम जो मानते हैं वो अर्थव्यवस्था यही है कि पूंजीपति कमाएंगे, सरकार की तिजोरी भरेगी, तो उससे गरीबों को फायदा होगा। तो ये अर्थव्यवस्था भी कई बार चली, जो सोशियो इकोनॉमिक तरीके से लोगों ने रेखांकित किया वो भी चली। पर वास्तविक रूप से ये अध्ययन करने का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इन अर्थव्यवस्थाओं को आत्मसात करने के लिए देश के, राज्य के या क्षेत्र के या गांव के लोगों ने कितना अपने आप को जोड़ा।
और ये विषय जब हम अपने सामने देखते हैं तो झारखंड एक महत्वपूर्ण राज्य बन जाता है, जिसको हम ये मान के चलते हैं। अब यहाँ पर सीधे तरीके से हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमी की, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान उन संसाधनों पर रहता है कि संसाधन को बेच के ही यहाँ का अर्थव्यवस्था ठीक हो सकता है। संसाधन हमेशा सहायक होते हैं। संसाधन के माध्यम से आप सारी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। संसाधन के माध्यम से आप थोड़ी बहुत चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण पक्ष है, इसका निष्कर्ष यदि हम नहीं निकालेंगे तब तक मैं समझता हूं कि मानव संसाधन को जिस तरीके से जोड़ने का वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो। ठीक। हेमंत सोरेन जी, आपसे जब जब बात होती है झारखंड पी, तो आप हमेशा उस विरासत को क्लेम करने के लिए फौरन सामने आते हैं कि झारखंड के संघर्ष की लड़ाई में हम लोग रहे हैं, शुरू से रहे हैं, लेकिन उसकी जो विकास की लड़ाई होनी थी उसमें क्यों सबने हथियार डाल दिया? वो आर्थिक सशक्तिकरण, उसके एंगल से अगर आप पर्सपेक्टिव दे सकें और आगे का रास्ता। देखिए, आदरणीय मुद्रा जी ने बातों को रखा कि भाई हम लोग, और आपने भी जो पहला सवाल किया कि हम लोग पीछे चले गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो मैंने भी देखा, मुझे भी थोड़ा समय सरकार चलाने का मौका मिला है, तो उसमें कई एक आंकड़े ऐसे हैं जो उपलब्धि के रूप में कहा जाए। माइक थोड़ा सा ऊपर, माइक थोड़ा सा ऊपर कर ले सर जी। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड से भी बेहतर है हमारा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़े नहीं हैं। हाँ, ये बात सही है कि जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी उस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़े नहीं, उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाए। कई एक कारण है, कई एक वक्ताओं ने भी इस बात को कहा, लेकिन कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ आम धारणा बनता है, और आज के एजेंडे को भी देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मोटा मोटी ये माइंडसेट बना हुआ है कि औद्योगिकरण के माध्यम से ही राज्य का विकास होगा। लेकिन हम काफ़ी विनम्रता से ये कहेंगे कि ये हमें गवारा नहीं है, ये सही नहीं है। खनिज संपदा निश्चित रूप से हमारे राज्य में है बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी राज्य का विकास वहाँ के मानव संसाधन, जैसे कि मुंडा जी ने कहा, वहाँ के समाज संस्कृति। लेकिन मानव संसाधन चीज क्या है? क्योंकि आज मानव संसाधन शब्द हम लोग सुबह से सुन रहे हैं। मानव संसाधन मतलब युवा को नौकरी, मतलब कॉलेज में बच्चे को शिक्षा, मतलब रांची यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है वो कुछ पढ़ा सके, ऐसी परिस्थिति ना हो कि वहां पे बोर्ड टूटे हों और कुर्सियां टूटी हों। तो नौकरी के बिना कौन सा मानव संसाधन किसी काम का होगा? बिल्कुल, नौकरी का मतलब ये, और नौकरी के लिए उद्योग चाहिए। नहीं, नौकरी निश्चित रूप से चाहिए लोगों को, लेकिन इसके लिए नौकरी, उद्योग लगाने के पीछे यही है कि नौकरी पैदा होंगे, नौकरी मिलेंगे लोगों को। लेकिन जहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, जो अशिक्षित है, उनके बारे में क्या सरकार सोचती है, उसके बारे में क्या नीतियाँ बनती है? हम समझते हैं कि क्या इस राज्य में खनन के ही माध्यम, खनन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इस राज्य का विकास हो सकता है, या और कोई माध्यम है? अगर हम उसमें पर्यटन को हम सोचें, क्या पर्यटन के माध्यम से गांव का विकास नहीं हो सकता? क्या हम गांव का विकास पर ज़्यादा जोर डालें या फिर शहरों का विकास का ज़्यादा जोर डालें? पहले तो ये हमें फिक्स करनी पड़ेगी। और आज कहीं ना कहीं हर कोई इस बात को बोलता है, जब तक गांव सशक्तिकरण नहीं होगा तो राज्य विकास नहीं होगा, देश विकास नहीं होगा। और आज के दिन में लगभग बहुत बड़े पैमाने पर जो शिक्षा का स्तर है, लगभग जो सामाजिक सर्वेक्षण का जो ग्रामीण क्षेत्र में है, कि 5.4% लोग अभी हाई स्कूल पास है मात्र, और मात्र 30% परिवार ऐसे हैं जो 25 वर्ष से भी 25 वर्ष की उम्र के शिक्षित व्यक्ति परिवार में है ही नहीं।
तो इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने, जो हम अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज के दिन में भी बहुत बड़े पैमाने पे लोग शिक्षा के अभाव में जी रहे हैं। और आज मुझे लगता है कि यही एक संसाधन नहीं होना चाहिए। और जो पुराना एक्सपीरियंस हमारा है खनिज संपदा को लेकर, वो बहुत अच्छा रहा नहीं। और हमारा ये सुझाव होगा कि अगर हम इस क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं, पर्यटन के क्षेत्र से, तो रोजगार भी बढ़ेगा, स्वावलंबी भी बढ़ेगा। और खनन के क्षेत्र से जाते हैं तो जो मिला है अभी, पॉल्यूशन भी मिला, भ्रष्टाचार भी मिला, उग्रवादी भी उसी से पैदा हुआ। और अगर इस पर तरीके से आगे ना बढ़े तो जो उग्रवादी के अभी जो थोड़ी देर पहले सेशन हुआ आपका, वो भी समाप्त होने का मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इतना आसान हो सकता है। मेरा अगला सवाल सरयू राय जी से है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वापस आप वो फ्रेम काट दें हेमंत सोरेन जी का, ताकि उनकी बाईं तरफ आप लोग देखेंगे, दाईं तरफ ये जो झारखंड लिखा देख रहे हैं, इसके नीचे लिखा है अ न्यू एक्सपीरियंस। तो सरयू राय जी से पूछते हैं कि ये जो ब्रांडिंग हो रही है झारखंड की, अ न्यू एक्सपीरियंस, क्या है सर ये न्यू एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कि झारखंड की कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही है। ये दस्तूर हो गया है राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरे राज्यों में भी, कि हम इवेंट्स मैनेजमेंट को थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कोई इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, उसके लिए स्लोगन्स होते हैं और अपने अपने हिसाब से होते हैं, इसलिए कोई ब्रांडिंग जैसी चीज़ नहीं है इसमें। मुख्य रूप से हम लोग जो विचार आज कर रहे हैं कि नया अनुभव देंगे कि नहीं देंगे लोगों को? नहीं, अनुभव देखिए, मेरा ये मानना है कि विकास है, किसी भी तरह का आर्थिक विकास हो या कोई विकास हो, वो कोई क्रिएशन नहीं होता है, कोई आदमी आया और क्रिएट कर दिया। ये एक तरह से इवोल्यूशन होता है और इसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें आलोचना का या विवेचना का विषय ही होता है कि जिसको ये करना है वो उसको ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए राज्य इवॉल्व कर रहा है और जब से राज्य बना तब से जो भी सरकार में रहा हो, जो भी व्यवस्था में रहा हो, उसने कुछ ना कुछ इवोल्यूशन किया है इसमें और जोड़ा है। क्योंकि हम देखेंगे कि जब ये राज्य बना था उस समय तो स्थिति आज की तुलना में बहुत कमज़ोर थी हमारी। हमारा आर्थिक संसाधन भी कमज़ोर था, हमारी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। 2000 में करीब 23-24% लाइबिलिटी थी जीडीपी के हिसाब से। हेमंत जी ने माइक छू लिया है हाथ में, जो आधार मिला हम लोगों को आगे बढ़ने का, वह आधार बड़ी कमज़ोर था और इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन है। बिहार झारखंड जब एक था तो केवल आज़ादी के बाद के ही नहीं, उसके पहले से ही यहाँ के जो संसाधन थे, उन संसाधनों से देश के दूसरे हिस्से में किस तरह से विकास किया जाए, ये फोकस रहा है, बिहार हो या झारखंड हो, दोनों जगह। और इस मामले में हमने ध्यान देना उस समय शुरू नहीं किया। खासकर कि स्टील और कोयला जो दो महत्वपूर्ण उत्पादन थे, उनमें तो फ्रेट इक्वलाइजेशन था, हाल तक फ्रेट इक्वलाइजेशन था। यहाँ के संसाधन हैं, आप कहीं ले जाइए, भाड़ा समानीकरण है तो दूसरे जगह पर उसका विकास हुआ। और बिहार झारखंड एक था तब भी यहाँ रेलवे लाइनों का विस्तार हम देखेंगे तो इस तरह से ही बनाई गई थी, बम्बे नागपुर लाइन रेल लाइन के समय से ही, कि यहाँ के संसाधनों को हम देश के दूसरे हिस्से में कितने सहूलियत से ले जाएं। बिहार के हिस्से में नहीं, झारखंड के जो संसाधन थे, बिहार में जाने के लिए तो कोडरमा घाटी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था सड़क से। और उत्तर बिहार में जाइए तो हाल तक मीटर गेज लाइन्स थी। नहीं सर, ये सब तो मोदी जी ने गड्ढों का फसाना बड़ा सुना दिया था चुनाव के पहले। फसाना की बात नहीं है, मेरे मैं ये बता बताइए रहा सर, हूं एक सेकंड रघुवर जी, जब कोई माफ कीजिएगा, एक सेकंड सरयू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सत्ता में आने के बाद आप मिनिस्टर फॉर फूड सप्लाईज हैं, एक क्रिएटिव काम जो आपने किया हो या एक नॉवल आइडिया जिस पे आपने काम किया हो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू की बात कर रहे हैं राज्य के लिए, एक आइडिया जो आपने नया इनोवेट किया हो, अपनी मिनिस्ट्री में किया हो? फिर मैं कहता हूँ कि क्योंकि आगे का रास्ता इससे पता चले। बेसिक्स पर आइए, एग्जाम्पल्स पर मत जाइए। एग्जाम्पल्स पर, इवेंट्स पर, स्लोगन्स पर हम जाएंगे तो इससे बात नहीं बनेगी। आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम जब सोचते हैं तो क्या कहा जाता है? इट इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो हमारे इस राज्य की विशेषताएं क्या हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है, हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, क्या होंगे तो माना जाएगा? हम बेंगलोर हो जाएंगे, हम दिल्ली जैसे हो जाएंगे, हमारे शहर चंडीगढ़ जैसे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जिन राज्यों में ऐसे शहर हैं वहाँ भी आप दूर दराज की जगहों पर चले जाइए, रेलवे लाइनों के किनारे चले जाइए, स्टेशनों पर चले जाइए,
झुग्गी झोपड़ियों का अंबार है। तो इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब क्या है, उस हिसाब से हम सोचेंगे। तो जब हम अलग हुए थे बिहार से, बिहार झारखंड अलग हुआ, तो हमारा कुल खर्च कितना था, मुश्किल से 6,000-7,000 करोड़ रुपये था। आज तो हम 60,000-65,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। तो आर्थिक रूप से तो ये राज्य सशक्त हुआ है। हमारा योजना का व्यय 2000-2001 में कितना था, आज कितना है, तो 10 गुना से भी ज़्यादा है। तो इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। अब है कि ये जो हम आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, इससे हम आम जनता को कैसे मजबूत करें, इसके लिए हमारे क्या कदम होने चाहिए। हाँ। ये कदम होने चाहिए। उन्होंने और प्राथमिकता में कहा कि उद्योग का लाना, वो कह रहे हैं पर्यटन प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से यहाँ जो आम जनता है, लोग है, पीपुल जिसको कहते हैं, वह व्यक्ति कैसे सशक्त होगा। उद्योग आए ठीक, उद्योग नहीं आए तब भी इसका मतलब ये है कि यहाँ उद्योग नहीं आएगा, या हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कमज़ोर हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग 10 साल तक नहीं होगी तो हम बहुत विपन्न नहीं हो जाएंगे। हमारे जो संसाधन हैं इसमें हमको अंतर करना पड़ेगा कि हमारा कैपिटल हम किसको मानेंगे, इनकम किसको मानेंगे, हम प्रोडक्शन कैसा होगा किसको मानेंगे। तो अगर हम कैपिटल को ही इनकम मान लेंगे तब तो ये देश 5-10 साल में, ये राज्य बहुत मजबूत हो जाएगा, मगर उसके आगे आने वाले समय में तो नहीं होगा। आज कैपिटल क्या है हमारा, जो कैपिटल हम बना रहे हैं, हम मशीन्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, ये हमारी क्रिएट की हुई संसाधन है। मगर हमारे यहाँ वह संसाधन है जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। अब हम उसको कैसे खर्च करें, प्राथमिकता उसको खर्च करने की तय होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। सुखदेव जी, आपके पास आते हैं। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि हम उस दिशा में बढ़े? अंजना जी, आप सबसे पहले आपने कहा आर्थिक सशक्तिकरण की बात आपने कही है, और मैं सरयू जी युवराज जी को याद दिला दूं, इन्होंने जो पहला फाइनेंशियल ईयर था झारखंड बनने के बाद, वो सरप्लस बजट का था। और किसी भी राज्य में हमारा आर्थिक मैनेजमेंट कैसा है, जो बजट हम कैसे बना रहे हैं, उसका खर्च कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और गोपाल सिंह जी ने आपने भी कहा, इसमें जो कैपेबिलिटीज की बात कहा, लोगों को उत्सुकता की बात की, काफी आपने तारीफ की। चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, तो सीएम साहब बैठे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 15 सालों में कैपिटल या बजट जो कहें उसका मिसमैनेजमेंट का मैं संज्ञा देता हूं। कोई मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, कोई फॉल्ट फाइंडर नहीं हूं, लेकिन जो हकीकत है मैं बता रहा हूं। अगर अभी ये हाल के दिनों में देखें, ओवरऑल अगर हम टोटलिटी में देखें इकोनॉमिक जो यहाँ के हालात हैं, तो संतोषजनक है। संतोषजनक मैं इसलिए कर रहा हूं कि जीडीपी का जो रेट है वो बढ़ता रहा है ऐसे करके, और जो फिस्कल डिफिसिट की बात करें, एफआरबीएम का जो गाइडलाइन है उसके नीचे है। साथ ही साथ अगर हम कर्ज और सकल घरेलू ये जो उत्पादन का जो रेशियो है वो हमारा बड़ा अनुपातिक है। पर कैपिटा इनकम बढ़ा, ये अलग बात है कि आपका छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से कम है। ये सारे हालात हैं, बावजूद इसके ये आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि ये झारखंड बने हुए 16 साल हुए, फाइनेंशियल ईयर 16 साल हुए। ये 16 सालों में तकरीबन हर एक, अगर आप लास्ट में देखें तो बजट एलोकेशन है वो 25% सरेंडर आप कर दे रहे हैं। और अगर टोटल में देखें 15 साल का, तो 300% राशि आपने सरेंडर कर दिया है। अभी आप सोच के देखें, आप 300% राशि हमने सरेंडर कर दिया है। और तो और अभी मैं इससे अदरवाइज ना लें, क्योंकि बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है। अभी खरे साहब बैठे हैं, काफी जानकार हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। 2 महीने 3 महीने अभी हुए हैं, मूल बजट अभी आया हुआ। अभी हमारा बजट सेशन शुरू हो गया है, कल फिर सप्लीमेंट्री बजट आ रहा है। और यह साबित करती है कि फिर से सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं तो हमने कोई होमवर्क नहीं किया है। यहां के संसाधन क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमने कोई होमवर्क नहीं किया है, और इसे स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हमारी आय 10,000 की, हमारी आय 1 लाख रुपये है। हम बजट के अनुरूप अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं, उस कैसा आय क्या है, खर्च कैसे करें, तो मैं समझता हूं कि आपकी पूरी की पूरी योजनाएं धराशायी हो जाएगी। ये इसलिए मैंने कहा कि इससे मिसमैनेजमेंट की मैंने इससे संज्ञा दी। एक मैं थोड़ा, अर्जुन जी आप जवाब देना चाहेंगे? दूसरा आरोप भी तैयार है। नहीं, मैं तो सोच रही थी आपसे लगे हाथ पूछ लूं कि आपका क्या योगदान है। नहीं, योगदान नहीं। मधु कोड़ा जैसे इंडिपेंडेंट एमएलए को समर्थन देकर यहाँ की सरकार बना देना, ताकि परिस्थिति ऐसी हो जाए इस राज्य की जो हो गई, और जो मधु कोड़ा का पूरा यहाँ शासन रहा सर,
उसके लिए तो यूपीए को ही धन्यवाद देना देखिए, होगा। मैं दो चीज का तो अंजना जो जी- भ्रष्टाचार की चरम सीमाओं को पार करता हुआ ये राज्य आगे निकल गया था, तो वो तो आप ही के योगदान से था। दो चीज कर ले। जी। मैं कोई पूर्वाग्रह की बात नहीं कर रहा हूं। अभी तो हमारे कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं है, पूरी की पूरी सरकार यहाँ पे बैठी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। मैंने कहा कि मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कि मैंने एक चर्चा की चली, सकारात्मक चर्चा की बात करी, और इसलिए कहें कि काफी फाइनेंस के लोग यहाँ एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। पूरे अगर आप देखें पूरे साल का देखें, उसका जो खर्च करने का एक्सपेंडिचर और वेग है, पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले क्या होता, तुमने कल क्या खाया था। आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, सारे टेस्ट कराते हैं भाई, टेस्ट के बाद डायग्नोसिस करते हैं। तो जब तक आप नहीं जानेंगे कमियां हमारी कहां हैं, अब दूर कैसे करेंगे। योगदान तो बाद में आएगी, पहले उन कमियों को दूर करने की बात है। थोड़ा और सुन ले, थोड़ा पेशेंस के साथ हम लोग सुन ले। पेशेंस, आप मेरे सवाल से भाग गए ना, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे कि आप तो ऐसे डॉक्टर निकले जिसने राज्य को ही आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में नहीं, एक ऑर्गन को चढ़ा दिया, बाकी सबको डिफंड करके राज्य को ही आईसीयू कोई में पहुंचा आईसीयू दिया की था। बात नहीं, कोई आईसीयू की बात नहीं है, कोई फाइनेंशियल ऐसा नहीं हुआ उसके बारे कि जिसके बारे आप कह सकते हैं कि इसके कारण राज्य हमारा पीछे चला गया, संसाधन कैसे लूटे गए, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात मैं जरूर यहां कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि सकारात्मक बातें हैं यहाँ पे है। एक खर्च का वेग, खरे साहब यहाँ बैठे, खर्च का वेग, और सरयू राज जी फाइनेंस के बहुत अच्छे जानकार हैं। आप मैकेनिज्म सेम मैकेनिज्म है। जो एक साल, जो 12 महीने होते हैं, प्रथम 9 महीने में खर्च कितना भाई 40%, अंतिम 2 महीने में 40%। अगर सेम मैकेनिज्म वही लोग है तो डिलीवरी बढ़ कैसे जाता है भाई, अंतिम 2 महीने में कैसे इतने खर्च हो जाते हैं। हमें तो समझना होगा, इन चीजों को देखना होगा। इसलिए मैंने अंजना जी मैंने कहा कि इन सारी चीजें हैं। आपके आरोप, दो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, थोड़ा जवाब ले लेते हैं इनसे। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा आरोप आगे आप समझ पाए इनके आरोप। इनका आरोप है कि जो बजट है उसके एक्सपेंडिचर को लेकर तमाम सरकारें यहाँ घपला करती रही हैं। नहीं सुनिए, मैंने घपला की बात नहीं की है, घपला की बात नहीं की। मैंने कहा कहीं न कहीं कमियां हो गई, उन कमियों को दूर करने की बात है। मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, घपला की बात मैंने नहीं किया। देखिए, जब राजनीतिक लोग एक मंच पे विभिन्न दलों से आते हैं तो उनका पहला यही रहता है कि हम ऐसे विषय कैसे रखें जिससे कि यह साबित हो कि हम अलग राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं। सवाल ये नहीं है। मिसमैनेजमेंट की बात आप कह रहे हैं, ठीक है, जब आदमी काम करता है तो कुछ मैनेजमेंट होता है तो मिसमैनेजमेंट भी होता है। पर हम सब ये सोचे कि यदि हम इसी बात को कहें पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, देश में पूरा मिसमैनेजमेंट ही हुआ, तो ये बात से हमें क्या समाधान मिल जाएगा? समाधान क्या है? हमें जो डेटा, जिस डेटा के आधार पर हम प्लान करते हैं, जिस डेटा के आधार पर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होगा और कहाँ कहाँ से रिसोर्स आ सकते, उसकी पद्धति कैसे विकसित हुई इस देश में। हमारा जो ट्रेजरी सिस्टम है, आज़ादी के बाद हमें तो पूरा मौका मिला था, क्योंकि पूरे देश का करेंसी एक है। ये अलग नहीं है कि झारखंड का करेंसी अलग है। टोटल हम अलग अलग शासन जरूर है प्रदेशों में, लेकिन गवर्न तो एक ही साथ होते, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से ही पूरे देश को, भौगोलिक क्षेत्रफल एक है, ठीक है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ही पूरा देश बंधा रहता है। और उसका एक माध्यम है कि आरबीआई इसकी मूल्यांकन करती है, दोनों तरह के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात का मूल्यांकन करती है कि किस राज्य का, किस क्षेत्र का, पूरे देश का अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति बन रही है, क्या बनने वाली है, और उसका मूल्यांकन विधि भी तय करते हैं। हम उसी के आधार पर प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग करने की पद्धति किसने विकसित किया? यहाँ पर डेटा एनालिसिस करने की पद्धति किसने विकसित किया? यहाँ पर अब उसी पद्धति के आधार पर हो रही है, उससे अलग हट करके। क्योंकि आप कोई भी स्टेट यदि कोई प्लान बनाता है तो भारत सरकार उसकी मान्यता देती है कि आपका प्लान ये अप्रूव हुआ,
और इस जगह से आपको इतने रिसोर्स मिलने की संभावना है। और ये केंद्र और ये राज्य का संबंध के साथ साथ ये फंडिंग पैटर्न होगा। तो यदि 15 साल में यहाँ मिसमैनेजमेंट हुआ तो ये भारत सरकार में तो लोग थे ही उस समय, उनको बताना चाहिए कि भाई आपका तो पूरा मिसमैनेजमेंट है। ठीक है तो सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि असली जो मुझे लगता है जो हमारा जो डेटा कलेक्शन सिस्टम है वो बहुत पुअर है। उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसके लिए हम प्लान बनाते हैं उसका डेटा हमारे पास क्या है और उस डेटा को हम एनालिसिस कैसे करते हैं। हम जो रिसोर्स की बात करते हैं उस रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए हमारे पास डेटा क्या है। और जब हम देखेंगे तो बुनियादी तौर से जो हमें समस्या दिखी है कि इकाई क्या है, हमारा डेवलपमेंट इकाई है ब्लॉक, कि ब्लॉक में एक आम आदमी सीधा जा कर के जुड़ता है और वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का या हमारा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी आधारित जो योजनाएं होती है वो सुनिश्चित हो। अब उस ब्लॉक का डेटा कलेक्शन सिस्टम क्या है, उसका मानक कैसे है, क्योंकि सारे यूनिट डिफंक्ट पड़े हुए थे, न पंचायती राज संस्थाएं थी, न पंचायत था, न पंचायत समिति था, ना ही जिला परिषद था। क्योंकि ये सारी संस्थाओं का यदि आप देखें एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है डेटा कलेक्ट करना और उसको एनालिसिस करना। क्योंकि हम ऊपरी तौर से यदि हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम, कोई आदमी बहुत बीमार है, टेम्परेचर हाई है, तो थोड़ी देर के लिए हमें से उसे एक साधारण पैरासीटामोल या जो भी कहे कैल्पोल खिला करके उसके टेम्परेचर को डाउन कर सकते, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। बीमारी यदि हमें ठीक करना है तो उसके अच्छी तरीके से उसे एग्जामिन करना होगा, उसको सही ढंग से जांच करानी होगी। तो मूल बात यह है कि आज हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि डेटा जो हम बनाते हैं, जो सांख्यिकी होता है, जिसके माध्यम से हम ये पैरामीटर तय करते हैं कि किस एरिया में रीजनल इम्बैलेंस है, किस पंचायत में किस चीज़ का डिफिशियंसी है, किस गांव में, किस व्यक्ति में, किस परिवार में, वो यदि ठीक ढंग से हो जाए तो हम प्लानिंग सही ढंग से कर सकते हैं। दूसरी बात, जी हाँ, वही 3 चीजें मैं दूसरी बात, हाँ, क्योंकि आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन रेज करना चाहे तो हम भी 10 कर देंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं। दूसरा ये बात है कि हम जो प्लान एक्सपेंडिचर का और जो हमारा जो जिसको हम ये कहते हैं कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद का जो गणक विधि है, ये गणक विधि जो जिसको स्टेट में जीएसडीपी बोलते हैं या जीडीपी बोलते हैं, ये एक आदमी को बड़ा अजीब सा लगता है। एक आदमी को ये लगता है कि पर कैपिटा इनकम इतना हुआ। अब पर कैपिटा इनकम 3 करोड़ लोग हैं तो पर कैपिटा राज्य का इनकम इतना हुआ, और पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट जब हम देखते हैं तो बिल्कुल अलग दिखता है। तो बाकी चीज़ें कहाँ कठिनाई है, इसका सोल्यूशन यदि हम नहीं ढूंढे तो हमारी समस्या बरकरार रहेगी और हम आश्वासनों के बल पर राजनीति करने का सिलसिला जारी रखेंगे। आज हम माने या न माने, ग्लोबल इकोनॉमी है और ग्लोबल इकोनॉमी में हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हम चाहे गांव में रहते हों चाहे शहर में रहते हों, हम एक ग्लोबल सिटीजन बन गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था उसके नियंत्रण में है, उससे हम भाग नहीं सकते। हम यदि आपस में उलझ करके चीज़ों को देखते रहें, हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ करके रखें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो, हम आम आदमी के जो स्वास्थ्य और शिक्षा और पेयजल की सुविधा है, जो बिजली की सुविधा है, ये सारी चीज़ें अगर सही ढंग से उपलब्ध नहीं करा सके तो हम बाकी जितनी भी चीज़ें कहें वो चीज़ें हमें बुनियादी तौर से लोगों को ठगा हुआ दिखाई देगा। तीसरी बात यह है कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए
कि इस देश में संविधान जब बने और प्लानिंग प्रोसेस सब प्रारंभ हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के अभी तक, अभी कुछ चीजें बदलने की तरफ दिखाई दे रही, लेकिन वो कितना बदला अभी स्पष्ट नहीं। लेकिन यदि हम उस बात को देखें तो हमें ये ध्यान में दिखता है कि कुछ कुछ जैसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में या ऐसे क्षेत्र जो एथनिक आइडेंटिटी के साथ रहने वाले लोग हैं, उसके लिए जो प्लानिंग किया गया, क्या हम उस प्लानिंग को ईमानदारी के साथ उस रूप में देख पाए या दिखा पाए? अब सवाल यह है डेमोक्रेसी में कि हमारी विश्वसनीयता क्या है, विश्वसनीयता के कसौटी पर हम कहाँ हैं। और यदि इस बुनियादी शर्त को नहीं मानेंगे तो न लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, ना एक्सट्रीमिज्म खत्म होगा। हम ये कहने के लिए, ढकने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम सतही बातों को यदि हम स्वीकार नहीं करते हुए हमेशा ढकते रहेंगे तो समस्याएं बढ़ते जाएगी। और यही कारण है कि लगातार समस्याएं बढ़ते रही है। और इस बुनियादी शर्त को मैं दूसरे बार में जब बातचीत का मौका मिलेगा तो मैं फिर कहूँगा, कुछ चीज़ों को आप रोके हैं तो आप आगे बढ़ाइए। नहीं, मैं मानती हूँ कि जो इन्होंने 3 मुख्य बातें कही हैं की प्रायोरिटी एरियाज की, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस अच्छे से हो, जीडीपी मिलजुल कर, ताकि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर स्टेट मशीनरी ठीक से काम कर सके। आपके हिसाब से 3 की प्रायोरिटी एरियाज अगर आगे का रास्ता तय करना है? देखिए, इस पर जो जीडीपी की बात आई है, जो ये 3 विषयों पर जीडीपी डिपेंड करता है, कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर का। और हम देखें जहाँ सबसे अधिक लोग इन्वॉल्व हैं कृषि के क्षेत्र में, और उनको मिलता सबसे कम फायदा है। ये तो लगभग सभी अर्थशास्त्री इस बात को जानते हैं। और जीडीपी का सही मायने तो तभी कहा जा सकता है जब रूरल एरियाज में या किसानों को, गरीबों को उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन आज की जो परिदृश्य है, ये भी बात सही है कि आज के दिन में जो सर्वे कहता है कि 75% लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, आज के दिन में भी उनकी पर व्यक्ति, एक व्यक्ति 33 रुपये पर डे कमाता है। 33 रुपये की कमाई पर आज के दिन के समय में वो जिंदा है। और आज के दिन में रूरल एरियाज में 56% लोग जो भूमिहीन हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आज के दिन में भारत सरकार का सर्वे है कि जो किसान है 10% की गिरावट आई है किसानों में, और किसान खेतीहर 9% से बढ़ा। मतलब किसान घटे हैं, किसान जो मजदूर हो गए, भूमिहीन हो गए, वो मजदूर के रूप में बढ़ गए। तो आज इतना बड़ा गैप हम कैसे फुलफिल करेंगे, ये तो समय और योजना की नीति क्या कहेगी उस पर ही पता चल सकता है। आज जो स्थिति है, मैं ये समझता हूँ कि जीडीपी को सिर्फ एक आंकड़े के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी रियलिटी क्या है। हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, आज के दिन में भी जो यहाँ पर रूरल एरियाज की जो बातें हैं, वो बहुत ही अलग किस्म का ये दृश्य दिखाता है। निश्चित रूप से जो भी यहाँ उद्योग घराने के लोग हैं, यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर जैसे यहाँ उद्योग लगाने की बात कही जाती है, हम उद्योग के विरोध में नहीं हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि ये गरीबी का मूल कारण भी है लोग आज भूमिहीन होना। आज यहाँ लैंड इक्वेशन को लेकर ऐसे नहीं हुआ कि इस राज्य में विकास को लेकर के कोई पहल नहीं हुई। यहाँ पर बोकारो स्टील सिटी जैसा प्लांट बना, आज यहाँ HEC जैसे प्लांट बने, कोल इंडिया जैसी संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं, टाटा जैसी संस्थाएं काम कर रही है। और आज से नहीं, ये भारत देश आज़ाद होने के समय से ये संस्था काम कर रही है। और उस समय मुझे लगता है इस राज्य का पॉपुलेशन करोड़ों से भी कम ही होगा, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर दूसरे जगह से लोग यहाँ माइग्रेट करके यहाँ पर उन लोगों ने नौकरियाँ पाई। और आज के दिन में भी मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति बनी रही, अगर यहाँ पर जो उद्योग की बात आ रही है, ठीक है, हमको इकोनॉमिकल ग्रोथ करना है, उद्योग लगे, हम उसके विरोध में नहीं, लेकिन जो एक्सपीरियंस पहले का रहा है वो बहुत अच्छा रहा नहीं है। हम लोग डैम को लेकर के
कैनाल्स को लेकर के यहाँ पर जितने बड़ी संख्या में लोग ने अपने अस्तित्व को खोया है, इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर विस्थापित हुए हैं, मुझे लगता है आने वाला समय में भी अगर इस बात का ख्याल ना रखा जाए कि यहाँ के लोग जो जिस चीज़ से इनको डर है, जो सुरक्षा का अभाव है, अगर ये भावना नहीं एस्टेब्लिश्ड होगा तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में भी आगे बढ़ने में काफ़ी कठिनाई होगी। मैं इस वजह से कहता हूँ कि जो यहाँ मैक्सिमम पार्ट जो किसान है, जो खेतों में निर्भर है, उन लोगों को हमको सुरक्षित करने की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। हमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए और निश्चित रूप से यहाँ इतने बड़े कार्यक्रम ये चल रहा है, इसमें जैसे एक हम लोग भी मार्केट में घूमते हैं तो जैसे एक फैब इंडिया कंपनी है, मुझे लगता है फैब इंडिया कंपनी को भी यहाँ बुलाना चाहिए था, जो खादी का वस्त्र राष्ट्रीय स्तर पे उसका पहचान बनाता है, छोटे दाल चावल अचार पापड़ कपड़े सभी चीज़ें बनाता है, लकड़ी के सामान बनाता है। आज हमारे गांव में जिस तरीके से जो गांव के लोग आज काम करते हैं उनके लिए कोई मार्केट नहीं है, और आज वो मार्केट भी हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। आप डेवलपमेंट कंट्री को देखें, अगर चाइना को भी देखें, बड़े बड़े उद्योग के साथ उनके घरों में भी बल्ब और बड़ी बड़ी खिलौने बनते हैं। आज हमें व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को प्रमोट करना चाहिए, रूरल एरियाज़ में कौशल विकास का कार्यक्रम को चलाना चाहिए, तभी ये चीज़ें हो सकती है। नहीं तो ये बड़े बड़े ढांचे खड़ा करके बड़ी बड़ी समस्याएं भी खड़ी हो जाएंगी। और इकोनॉमिकल ग्रोथ की जहाँ तक बात है, वो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हर सरकार में अपने अपने तरीके से लोग प्लस माइनस करते हैं, वो तो चलता ही रहता है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एस्टेब्लिश्ड और सस्टेनेबल ग्रोथ तभी हो सकता है जब हम मैन टू मैन जॉब क्रिएट करने में सक्षम हो पाए। बहुत अच्छा ये पूरी बहस रही। सरयू जी, सर वक्त की ज़रा सी कमी है, तो अगर एक दो लाइन में आप अपनी बात समाप्त कर सके तभी। कुछ प्रायोरिटीज आपने पूछी हैं ना, पहले भी पूछा था, सबसे आपने ही पूछा है, और मुझे लगता है कि इस सेशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके बारे ही कुछ कहना। हाँ, 1 2 3 मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें कहूँगा बिना इलॉबरेशन के। तो सबसे पहले मुझे लगता है इस राज्य में कि विकास के लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, ठीक, सभी दलों के अंदर ये होना चाहिए। और दूसरा मुझे लगता है कि मुंडा जी ने इधर इशारा किया, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और जो इंस्टीट्यूशन है उनको उनकी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए। और तीसरा मैं कहूँगा कि हमारा इस राज्य में सबसे बड़ी कमी है, लोगों की बात हो रही है पीपुल्स की, उस तक फ़ायदे पहुँचाने के लिए हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, उस डिलीवरी सिस्टम को हमको मीनिंगफुल और मजबूत बनाना चाहिए। और उसके बाद हमको हमारे पास जो कैपिटल है, इस कैपिटल की एक बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए कि इस कैपिटल से हम कैसे इनकम निकाल सकते हैं, और कैपिटल और इनकम में हम डिफरेंस करके हम कैपिटल को खर्च ज़्यादा नहीं करके उससे ज़्यादा हम इनकम कैसे निकाल सकते हैं उसी कैपिटल से, ये कोशिश करनी होगी। तीसरा है कि जो भी हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उसमें प्राइमरी सेक्टर को पर ज़्यादा ध्यान हमको देना चाहिए, उसमें ही गांव भी है, उसमें किसान भी है, और उसी मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा है सेकेंडरी सेक्टर का और प्राइमरी सेक्टर को मिला के, माइनिंग है, माइंस हैं, सब आती हैं उसमें, इसके बारे हमको योजनाबद्ध रूप से काम करना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं वो सस्टेनेबल कैसे होंगे, और इसमें हम एक इको इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हम डाल सकते हैं इस राज्य के लिए, क्योंकि इस राज्य में हमारे संसाधन वहीं ज़्यादा है जिसको हमने नहीं बनाया है, नेचर ने बनाया है। तो उसको हम स्क्वांडर नहीं करें, बल्कि उसको हम किस तरह से सस्टेनेबल कंसेप्ट के साथ इको इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम उसको खर्च करें। और तीसरा लगता है कि जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का ज़्यादा हमको यहाँ उपयोग करना चाहिए। और कंजम्पशन या कौशल विकास के नाते, कौशल विकास तो ठीक है, मगर कौशल विकास हमारा इस तरह से हो कि अपने कौशल से अपना विकास करें। ऐसा नहीं कि किसी को ज़रूरत है कि हमको कौशल युक्त व्यक्ति चाहिए तो उसके हिसाब से हम कौशल डेवलपमेंट यहाँ करें, तो इसमें हम थोड़ा ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कोई एक बड़ा स्टेप, बड़ा कदम, बड़ी छलांग के बदले में हम इवोल्यूशनरी तरीके से धीरे 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 बढ़ें, और हर एक सरकार, शासन, व्यवस्था ने जो कंट्रीब्यूट किया है हम उसको ऑनर करें, उसकी प्रशंसा करें। ऐसा नहीं कि हमारे पहले के लोगों ने जो किया बड़ी ख़राब किया, तो कोई बनेगा तो कहेगा कि हमारे पहले कुछ नहीं हुआ, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो,
चीफ सेक्रेटरी हो सब कहेंगे कि भाई हाँ। हो तो रहा है हमारी समय में, पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। और एक धारणा हमको अपने मन से निकालना चाहिए कि राज्य बड़ी पीछे है। ऐसा नहीं है, तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो हमको पहले ये मानना होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको में आगे बढ़ने की क्षमता और है, और हम सब मिलजुल कर चलेंगे तो हम निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे।